और अब वक्त यूपी प्राइम का है। विधानसभा की कार्यवाही के दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमने बेड की संख्या बढ़ाकर 1.5 लाख तक की। पीपीई किट घोटाले पर बोलते हुए सीएम ने कहा कि यह आरोप लगाया जा सकता है, लेकिन यह पाप होगा। इस प्रदेश की 24 करोड़ जनता को बचाने के लिए हमें कार्य करना है और कोविड प्रबंधन का कार्य वहां से प्रारंभ हुआ हमारा। आपने देखा होगा किसी चीज की कमी नहीं होने दी हम लोगों ने, किसी चीज की। आप देखेंगे पहला जब पेशेंट आया था उत्तर प्रदेश में मार्च प्रथम सप्ताह में आगरा और गौतम बुद्ध नगर में, टेस्टिंग की क्षमता हमारे पास उस समय केवल 0 थी। हमने 70 जन दिल्ली मरीज को भेजा था। हमने फिर यहां पे टेस्टिंग की क्षमता बढ़ानी प्रारंभ की। पहली लैब हमारी केजीएमयू में प्रारंभ हुई 60 टेस्ट से, और 60 से हम बढ़ा करके उसको कहां तक लेके गए, 2 लाख प्रतिदिन करके लेके गए। 3 करोड़ से ज्यादा टेस्ट अब तक हम लोग कर चुके हैं। कोविड-19 के 3 करोड़ से अधिक टेस्ट अब तक संपन्न हो चुके हैं और ये देश के अंदर सर्वाधिक है, सबसे ज्यादा है। आज भी सबसे अधिक टेस्ट हम कर रहे हैं। 1.25 लाख से 1.5 लाख टेस्ट आज भी हमारी निरंतर चल रहे हैं। फोकस टेस्टिंग लगातार चल रहे हैं। एक प्रक्रिया कैसे कार्य होना है, अगर हमारे पास पैसा नहीं होता। मुझे याद है जब कोविड प्रारंभ हुआ था तो सबसे पहले जनता कर्फ्यू के दिन मेरे पास आदरणीय राष्ट्रपति जी का भी और उपराष्ट्रपति जी का भी फोन आया। कहा योगी जी कोविड आ चुका है, अब तो बहुत कठिन हो गया है। हम चिंतित हैं यूपी से, यूपी कैसे बचेगा, इतनी घनी आबादी का प्रदेश। मैंने कहा नहीं आप चिंता मत करिए, हम लोग मिलकर के यहां पे अच्छा कार्य करेंगे। महोदय ये आज सर्टिफिकेट आया है उत्तर प्रदेश को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत देश के अंदर सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्य के रूप में आज भारत सरकार ने किया। आज ठीक 2 वर्ष हो रहे हैं इस योजना को लागू किए। आज ही के दिन आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने गोरखपुर से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि को लॉन्च किया था और आज 2 वर्ष में उत्तर प्रदेश ने देश के अंदर सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन इसका किया है। उत्तर प्रदेश के अंदर 2 करोड़ 37 लाख से अधिक किसान इस योजना का लाभार्थी है। स्वाभाविक रूप से ये किसान अन्नदाता भारत का ही किसान है, जिस किसान को लेकर के कुछ लोग राजनीति करने का प्रयास कर रहे हैं, गुमराह करने का कार्य कर रहे हैं। कैसी कैसी बातें कही जा रही हैं। तथ्यों पर आधारित बातों पर चर्चा हो सकती है। विधायिका का मंच तर्कसंगत बातों पर चर्चा आगे बढ़ाने के लिए होनी चाहिए, और वो तर्कसंगत तरीके से कैसे, ये है प्रमाण। ये तो आंकड़े हैं, हर व्यक्ति के लिए उपलब्ध है, पब्लिक डोमेन में है, आप इसको ले सकते हैं। कहां पर क्या कार्य हुआ है। हमने किसान के बीच में भेद नहीं किया कि एमएसपी की बात, एमएसपी घोषणा करने से ही एमएसपी मिल नहीं जाती है, उसके लिए क्रय केंद्र स्थापित करने पड़ते हैं। मेरे पास कुछ डाटा है और ये आप भी उपलब्ध करा देंगे। मैं जानता हूं नेता प्रतिपक्ष ने डाटा लिए भी होंगे। मौजूद 2014-15 में गेहूं का समर्थन मूल्य था 1400 रुपये प्रति कुंटल और क्रय कितना किया गया था, 6.28 लाख मीट्रिक टन। नोट करते रहिए अब, 6.28 लाख मीट्रिक टन। 2016-17 में समर्थन मूल्य हुआ 1525, क्रय किया गया 7.97 लाख मीट्रिक टन। और पिछले 17-18 से 19 मार्च 2017 को हमारी सरकार आई। सरकार गठन के तत्काल बाद मैंने उस समय भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और आज के माननीय गृह मंत्री
से अमित शाह जी से संपर्क किया था और मैंने कहा था प्रोक्योरमेंट उत्तर प्रदेश में किसानों से सीधे नहीं होता है, हम चाहते हैं कि वहाँ इसके बारे में कुछ कार्य किया जाए। उन्होंने कहा कि प्रोक्योरमेंट की पॉलिसी के लिए आप कुछ राज्यों का दौरा करके कुछ मंत्रियों को भेजें। तो मैंने चौधरी लक्ष्मी नारायण जी और आपके साथ कुछ लोगों को मैंने भेजा था। 3 सदस्यीय कमेटी मैंने भेजी थी अलग अलग राज्यों में। ये लोग गए थे, अध्ययन करके आए, यानी ये 20-22 के आसपास ही हो गया था और 1 अप्रैल से हमारे प्रोक्योरमेंट के केंद्र स्थापित हो गए थे प्रदेश के अंदर। और महोदय 16-17 में नई सरकार थी हमारी, 17 में, तो 16-17 में तो समाजवादी पार्टी की सरकार थी। 7.97 लाख मीट्रिक टन गेहूं का क्रय होता है किसानों से। और 17-18 में ठीक 1 साल के बाद नई सरकार, 1 महीना का भी कार्यकाल पूरा नहीं हुआ, हम लोगों के समय में समर्थन मूल्य था 100 रुपये, समर्थन मूल्य बढ़ गया था 1625, क्रय किया गया 36.99 लाख मीट्रिक टन, यानी 37 लाख मीट्रिक टन, और किसान लाभान्वित हुआ 7,67,380। 18-19 समर्थन मूल्य 110 रुपया बढ़ा, 1737 रुपये प्रति क्विंटल समर्थन मूल्य मिला किसानों को। क्रय किया गया 52.92 लाख मीट्रिक टन और किसान लाभान्वित हुआ 11,27,195। 19-20 समर्थन मूल्य हुआ 1840 प्रति क्विंटल। क्रय किया गया 37.0 लाख मीट्रिक टन और किसान लाभान्वित हुए 7,53,411। 20-21 जब कोविड से लोग जूझ रहे थे तब हमारे कर्मचारी और हमारे अधिकारीगण किसानों की मदद करने के लिए, गन्ना किसान, किसी किसान को अपने खेत में 1 डंठल गन्ना नहीं छोड़ना पड़ा। चीनी मिलें 119 चीनी मिलें चलाई गई और गेहूं की जैसी फसल तैयार हुई 25 मार्च से लॉकडाउन प्रारंभ हुआ, 1 अप्रैल से हम लोगों ने क्रय केंद्र भी स्थापित कर दिए। 15 मिनट लेट हुआ लेकिन चलता रहा। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम मोढेरा का नाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर किए जाने पर चुटकी ली और कहा कि इसलिए हमने लखनऊ के स्टेडियम का नाम भगवान विष्णु के नाम पर रखा था, क्योंकि भगवान के आगे किसी नेता का नाम नहीं हो सकता। पिछले 4 साल से जितनी भी मर्यादाएं हैं, संविधान, परंपराएं हैं, जितनी भी, उसके दायरे में रहते सरकार काम करती रही है। उनके भाषण से ऐसा लग रहा था। मैं बात कहीं और से शुरू करना चाहता था, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि इंस्टीट्यूशंस का जितना नुकसान भारतीय जनता पार्टी ने किया है, इतना भारत के लोकतंत्र में कभी भी लोकतंत्र व्यवस्था का नुकसान नहीं हुआ। और आपने देखा है कि भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश की सरकार दिल्ली की सरकार की नकल करती है। अगर दिल्ली की सरकार ने राज्यसभा में 3 कानून, जिनके बारे में समाजवादी पार्टी ने कहा था कि डेथ वारंट हैं, अपना बहुमत नहीं था उनका, और बहुमत को ताक पर रख करके पूरे देश और दुनिया ने देखा था कि किस तरीके से राज्यसभा में भारतीय जनता पार्टी ने उन कानूनों को पास करा लिया। और वही सीख करके भारतीय जनता पार्टी पूरे प्रदेश की जनता का अपमान कर रही है। जो बड़ा हाउस है, अपर हाउस है, पिछली बार भी जब सत्र बैठा था, किसी की परवाह नहीं की सरकार ने, बहुमत की परवाह नहीं की, और सदन में मनमानी कर करके बहुमत के खिलाफ सभी के सभी बिल पास करा लिए थे।
एमएलसी चिल्लाते रहे, सदन के सदस्य केवल समाजवादी पार्टी के नहीं, जितने भी माननीय सदस्य थे सब अपनी बात रखना चाहते थे, कहना चाहते थे, लेकिन कोई परवाह सरकार ने नहीं की। उस समय के सभापति ने पूरा का पूरा सदन में जो मनचाहा करना चाहते थे, बहुमत को दबा करके उन्होंने पास कराए बिल। और कल ही रात को सभी एमएलसी धरने पर थे। जो नए, जिन्हें मौका मिला है काम करने का और जिन्हें परंपरा निभाने का मौका मिला है, संविधान की मर्यादाओं को बचाने के लिए कुर्सी पे बैठे हैं, किसी की परवाह नहीं की और सभी बिल पास कर दिए। सदन में बैठे रहे एमएलसी, बहुमत विपक्ष का है। यह सरकार बहुमत को दबाना चाहती है और दबाना नहीं चाहती, उत्तर प्रदेश की जनता का अपमान कर रही है। उत्तर प्रदेश की जनता जो देख रही है कि लोकतंत्र व्यवस्था में हमें अधिकार जिन्हें दिए गए हैं, हमारे, जो हमारी बात रख सकते हैं सदन में, उनका बिना सुने पूरे के पूरे बिल पास करा दिए। ये बात कर रहे हैं परंपराओं की। और पता नहीं पूरे के पूरे भाषण में जैसे दिल्ली भूल गई $5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात, बढ़ चढ़ करके कहा कि दिल्ली सरकार ऐसा काम करेगी, ऐसे फैसले लेगी जिससे कि देश की $5 ट्रिलियन इकोनॉमी हो जाएगी। और वहीं उनको नकल करते हुए उत्तर प्रदेश की सरकार ने भी, भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि उत्तर प्रदेश में आने वाले समय में हम $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी कर देंगे। राज्यपाल महोदय जी का उनका अभिभाषण पे, धन्यवाद प्रस्ताव पे किसी ने $1 ट्रिलियन की बात की हो तो बता दें हमें। उसी तरह दिल्ली ने अगर $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी की बात की हो तो बता दें। भारतीय जनता पार्टी कहती है कि हम सस्टेनेबल गोल्स को अचीव करना चाहते हैं। उसके लिए कई घंटों रात भर जग करके भाषण दिए गए, सुना गया। आज जमीन पर देखिए उन गोल्स का क्या हुआ है। शिक्षा के क्षेत्र में देखिए क्या हो रहा है, हेल्थ के सेक्टर में क्या हो रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर की बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। आखिरकार कौन सा नया इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर दिया? हमें सरकार बताए कि कौन सी एसेट क्रिएट कर दी है। अगर दिल्ली की सरकार कुछ बड़ी चीजें बेच रही है, अगर बड़ी चीजें दिल्ली की सरकार बेच रही है, तो उत्तर प्रदेश की सरकार छोटी छोटी चीजें बेच दे रही है। और ये पहली सरकार ऐसी है जिसका कोई विजन नहीं है, दूसरों की योजनाओं को अपना करके उन पर ठप्पा लगाना। अगर पिछले 4 साल में 5 बजट में कोई बहुत बड़ा विजन दिखाई देता हो तो बताएं। जो पार्टी अपने संकल्प पत्र को भूल जाए, जनता से किए हुए वादों को भूल जाए। याद कीजिए कितनी बार कहा कि हम संकल्प पत्र ला रहे हैं, जनता के हित में ला रहे हैं। जो सरकार अपने संकल्प पत्र को भूल जाए, उस सरकार से क्या उम्मीद करेंगे आप? संत कबीरनगर में एक पीड़िता डीएम कार्यालय के सामने ही धरने पर बैठ गई। पीड़िता का आरोप है कि पाटीदार जमीन हथियाने को लेकर आए दिन मारपीट करता रहता है और घर में रहना मुश्किल कर दिया है। इससे छुटकारा पाने के लिए पीड़िता आए दिन सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगा रही है, लेकिन कोई भी सुनने को तैयार नहीं, जिससे परेशान होकर डीएम कार्यालय के सामने ही आमरण अनशन पर यह पीड़िता बैठ गई। हालांकि अब तक पीड़िता का कोई भी शिकायत इसकी संज्ञान में नहीं ली गई है और रो रो कर इसका बुरा हाल है कि कहीं कोई सुनवाई नहीं हो रही। तो योगी सरकार किसानों की आय दोगुनी करने की लगातार बात कहती रही है और सरकार की कोशिश है कि किसानों की आय बढ़ाई जाए। आपको बता दें कि लखनऊ के महिलाबाद में विश्व स्तर की मंडी का निर्माण कार्य भी चल रहा है, जो लगभग पूरा होने की स्थिति में है। लखनऊ का मलिहाबाद जो आज का हब माना जाता है, जहां से आम देश नहीं विदेश में भी जाते हैं, यानी ये आमों का हब इसे कहा जाता है। और वहां पर अत्याधुनिक मंडी का निर्माण किया गया है। आने वाले 2 महीनों में किसानों को इसका लाभ मिल सकेगा, जिसमें दूर दराज से आए किसानों के रुकने से लेकर उनके स्टोरेज की व्यवस्था की गई है। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार अगर विकास की बात करें तो लगातार नई नई ऊंचाइयों को छू रही है। आपको बता दें
कि लखनऊ में एक मंडी बन रही है जो कि बहुत पुरानी इसका निर्माण कार्य शुरू हुआ था। अब जल्द ही उसको लोगों का उसका लाभ मिलेगा। ये मंडी देश नहीं विश्व स्तर पे नंबर 1 की कही जा रही है। बात करेंगे मंडी सचिव संजय सिंह से। सर, जो मंडी बन रही है क्या प्रगति है और कब तक इसका लाभ जनता को मिलना शुरू हो जाएगा और क्या खासियत है इस मंडी में? ऐसा है, मलिहाबाद में हमारा मैंगो का विश्व स्तरीय मंडी बन रहा है, जिसमें हमारे 76 दुकानें हैं जो पूर्णतः एसी हैं। इसके अलावा रैपनिंग चैम्बर तथा 5000 मीट्रिक टन का कोल्ड स्टोरेज और किसानों हेतु गेस्ट हाउस तथा कैफेटेरिया इत्यादि का निर्माण कराया गया है, जो किसानों को बहुत बड़ा सौगात मिलेगा मलिहाबाद सेक्टर के विकास के लिए। सर, अगर बात करें मंडी की, जैसा आपने कहा कि ये विश्व स्तर की मंडी है, क्या लागत आई है और कितने दिन से मंडी का निर्माण कार्य चल रहा है? इस मंडी का निर्माण कार्य 2012 के लमसम शुरू हुआ, बीच में रुका रहा, लेकिन इस टोटल मंडी का खर्च लगभग 70 करोड़ रुपया अब तक खर्च हो चुका है और अंतिम पड़ाव पर है। मंडी पूर्णतः कंप्लीट हो है। आशा है कि हम लोग अप्रैल तक आम का जो नया सीजन आएगा वो हम लोग जो है उसमें काम करेंगे। सर, अगर आम की बात करें तो मलिहाबाद का आम काफी मशहूर है, विश्व स्तर तक यहाँ से माल जाता है, तो ऐसे में इसका सुविधा जो है किसानों को जो लोकल किसान है इस मंडी का, उससे लोकल किसानों को क्या फायदा मिलेगा, लखनऊ वासियों को क्या फायदा मिलेगा? ऐसा है कि जो किसानों का आम का दाम है, अगर आम की दाम का कम मिल रहा है तो अब तक ये सुविधा नहीं थी। यहाँ पर ये सुविधा रखी गई कि अगर उस दिन आम का रेट हमको अच्छा नहीं मिल पाया तो किसान एक उचित दर पर निर्धारित होगा, वो कोल्ड स्टोरेज में रख सकता है, दूसरे दिन बिक्री कर सकता है। इस मंडी का उद्देश्य यही था कि जो मलिहाबाद के एरिया के लोग जो किसान हैं उनको फायदा मिल सके। इसके जरिए विश्व स्तर पर एक्सपोर्टर हमारे जुड़ेंगे। उस मंडी को एक्सपोर्टर के हिसाब से बनाया गया है और एक्सपोर्टर आएंगे और हमारा माल अधिक से अधिक निर्यात होगा, जिससे किसानों को अधिक से अधिक लाभ मिल सकेगा। तो सर, क्या माना जाए कि आने वाले समय में जो आम का फसल आने वाला है तब तक ये मंडी बनकर तैयार हो जाएगी और इसका किसानों को लाभ मिलना शुरू हो जाएगा? मंडी हमारा करीब 90% तैयार हो चुका है, केवल लिंक रोड का कार्य चल रहा है। वो अधिकतम 10 से 15 दिन में हमारा कंप्लीट हो जाएगा। आशा है कि 15 दिन में हमारी मंडी पूर्णतः हो जाएगा। अप्रैल तक, इस बार अप्रैल 2021 का से हम लोग जो है अपना आम की शुरुआत कर लेंगे। तो निश्चित तौर पे जिस तरीके से योगी सरकार लगातार वचनबद्ध है और योगी सरकार का कहना है कि किसानों की आय दोगुनी की जाएगी, उसी में ये बहुत बड़ा प्रयास है। लखनऊ जो कि फल मंडी के साथ साथ आम की मंडी मलिहाबाद जो विश्व स्तर पे यहाँ से आम जाते हैं, अब उसको जल्द ही किसानों को इसकी सौगात मिलेगी और किसानों में वहाँ रुकने ठहरने का गेस्ट हाउस बनाया गया है और साथ ही साथ अगर उस दिन उस मंडी में किसानों को उचित रेट नहीं मिल रहा है तो कोल्ड स्टोरेज बनाए गए हैं, वहां पर वो रख सकते हैं और उसका नियमानुसार जो फीस तय की गई है वो भी नियमानुसार फीस किसान उस पर अदा करें। अदा करने के बाद मंडी में अपने कोल्ड स्टोरेज की जो आम दूर दराज से लेकर के आए हैं वो भी वहां पर रख सकते हैं और जब भाव मिले तब उसको बेच सकते हैं। कैमरामैन बॉबी के साथ प्रवीण कुमार पांडे, प्राइम न्यूज, लखनऊ। गोंडा के मनकापुर कोतवाली क्षेत्र में 10वीं की छात्रा से गैंगरेप की वारदात सामने आई है, जिसको अंजाम देने वालों ने छात्रा के विरोध करने पर उसके हाथों पर चाकू से कई वार किए, जिससे वो जख्मी हो गई। दबंगों की धमकी से पीड़िता डरी सहमी रही। पुलिस ने एक नामजद और 3 अज्ञात के खिलाफ गैंगरेप का मुकदमा दर्ज कर पीड़िता का मेडिकल कराया। जांच की जा रही है, कार्रवाई की बात की जा रही है। तो पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है, जांच की जा रही है, कार्रवाई की बात की जा रही है। युवती ने कंप्लेन दर्ज कराई, जिसमें उसके द्वारा बताया गया कि उसी के गांव के एक व्यक्ति जिसकी उम्र लगभग 48-49 साल है, वो उसने अपने 3 साथियों के साथ इसके साथ दुष्कर्म किया। प्राप्त तहरीर पे तत्काल अभियोग पंजीकृत करके जो पीड़िता है उनका मेडिकल कराया जा रहा है। परंतु साथ ही साथ यहाँ यह भी तथ्य उल्लेखनीय है कि इन दोनों परिवारों के बीच में पूर्व में भी विवाद की बात प्रकाश में आई है
परंतु समस्त तथ्यों पे समस्त साक्ष्यों को संकलित किया जा रहा है। साक्ष्यों के आधार पर इसमें अग्रिम विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। और सपा नेता आजम खान ही नहीं, उनके परिवार की संपत्ति भी अब सरकार के निशाने पर है। आजम खान की पत्नी और रामपुर नगर विधायक तंजीम फातिमा और उनके बेटों की निजी संपत्ति हमसफर रिजोर्ट पर रामपुर के तहसीलदार सदर कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया और रिजोर्ट में खाद के गड्ढों की भूमि को कब्जाने के मामले में बेदखली और जुर्माने का आदेश पारित करते हुए वसूली के लिए 15 दिन का समय दिया है। ये खाद के गड्ढे सरकारी जो भूमि होती है और इस पे हल्का लेखपाल बराज टीम द्वारा मौके पर निरीक्षण किया गया। निरीक्षण करने पे उनका अवैध कब्जा पाया गया। उसकी पूरी प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद आज माननीय न्यायालय द्वारा बेदखली का धारा 67 के तहत उसमें आदेश पारित हो गया है। खाद के गड्ढे को लेकर किस तरह का आदेश पारित हुआ है? खाद के गड्ढे जो सार्वजनिक उपयोग की भूमि होती है उस पर किसी का अध्यासन हो नहीं सकता कभी भी। वो गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है और वो गवर्नमेंट के लिए आरक्षित है। कितना एरिया होगा इन खाद के गड्ढों का? लगभग 0.38 भूमि है। खाली करने की नोटिस दिया है? नहीं, अभी तो उसमें प्रक्रियाएं हैं। प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद अवैध अध्यासन जो है वो और उत्तर प्रदेश में तमाम भर्ती प्रक्रिया शुरू करने की मांग को लेकर हजारों छात्र प्रयागराज की सड़कों पर उतर आए। इस दौरान आजाद पार्क से छात्रों ने एक जुलूस निकाला और जमकर नारेबाजी की। हजारों छात्र पैदल ही सिविल लाइंस के सुभाष चौराहा होते हुए पत्थर गिरजाघर पहुंचे, जहां प्रतियोगी छात्रों ने धरना देकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। आंदोलन कर रहे छात्रों का कहना है 59,000 शिक्षकों की भर्ती भी शुरू नहीं की गई और ना ही यूपी में कोई रोजगार देने की प्रक्रिया शुरू की जा रही है, जिससे युवा परेशान है और आत्महत्या करने पर मजबूर है। ये अनिल सिंह के नेतृत्व में एक युवा मंच बना करके कुछ लड़कों को ये इकट्ठा किए थे। इनके कुछ मांगे थी कई वैकेंसीज को लेकर के कि उसे शीघ्र विज्ञापन किया जाए। इसका इन्होंने कार्यक्रम को पहले बालसन चौराहे पे किया गया था, जो कि धरना प्रदर्शन का स्थल नहीं है और बिल्कुल रोड है वहाँ पे। इसलिए उनको मना भी किया गया कि रोड पे धरना प्रदर्शन नहीं हो सकता, आप धरना प्रदर्शन स्थल पर जाइए। उन्होंने कहा हमें ज्ञापन देना है और हम हार्डली 2-2:30 बजे तक ज्ञापन दे के चले जाएंगे। 2 बजे के आसपास इन्होंने डिक्लेयर कर दिया, जब यहाँ पे थोड़ी लड़कों की संख्या बढ़ी है, कि हम लोग अनंत काल तक इसको चलाएंगे जब तक वैकेंसी सारी नहीं निकलती हैं। तो इस तरह से ये रोड पे साइड बिल्कुल धरना था, जो बिल्कुल उचित नहीं होता। यहाँ पे लगातार अनंत काल तक चलाना इनको बताया गया था। उसमें जो तमाम लड़के जो समझदार थे, जो इनके इस कहने पर आए थे कि हम ज्ञापन देने के आ रहे हैं। आप देश में एक बार फिर कोरोना का कहर देखने को मिल रहा है, जिसके चलते अब सरकार के आदेश के बाद कोरोना की टेस्टिंग और ज्यादा बढ़ाई जा रही है। जनपद सहारनपुर में जिला चिकित्सालय टीम के द्वारा सहारनपुर के सभी मंदिरों के पुजारियों समेत मंदिर के बाहर बैठे 20 से ज्यादा भिखारियों के भी, यानी जो भिक्षु थे, उनकी भी टेस्ट किए गए। डॉक्टर धीरज कुमार ने बताया, कोरोना के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए ये कदम उठाए जा रहे हैं। आज मुख्यालय से मिले दिशा निर्देशों के अनुसार जो मंदिर, जितने भी हमारे धार्मिक स्थल है, उनके पास जो भिखारी वगैरह बैठते हैं, उनकी टेस्टिंग हो रही है पुजारी। तो ये जहाँ जहाँ मंदिर है वो हर जगह कर रहे हो? सब जगह टीमें हमारी गई हुई है, सब जगह होंगी। अच्छा। अभी तक कितने टेस्ट कर लिए आपने? अभी तक 15 टेस्ट हो गए। शाम तक चलेगा? हाँ, दोपहर तक चलेगा ये प्रोग्राम, क्योंकि दोपहर बाद मंदिर बंद हो जाते हैं दोपहर। और लखनऊ में न्यायपालिका के अधिवक्ता आज कार्य बहिष्कार पर चले गए। दरअसल अवध बार एसोसिएशन द्वारा जीएसटी ट्रिब्यूनल, कंपनी लॉ और अपीलेट ट्रिब्यूनल स्थापित करने और उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में कानपुर, बरेली, शाहजहांपुर, मेरठ मंडलों को शामिल किए जाने की मांग को लेकर अधिवक्ता अनिश्चितकालीन कार्य बहिष्कार पर चले गए। कि हम लोगों की बहुत दिनों से मांग एक तो थी कि इस हाई कोर्ट का, लखनऊ हाई कोर्ट का क्षेत्राधिकार बढ़ाया जाए, और वैसा नहीं कि हम अपने हित में कह रहे हैं, ये जनहित में कह रहे हैं। मुरादाबाद, बरेली, आगरा, रामपुर का आदमी, कानपुर का जो लिटिगेंट है, वो लखनऊ होते हुए इलाहाबाद तक की दूरी तय करता है। इलाहाबाद मध्य प्रदेश के बॉर्डर पे है और बहुत दूर है, गाजियाबाद से और या मेरठ से बहुत दूर है। तो अगर लखनऊ में आप उसको और क्षेत्राधिकार बढ़ा के इन डिस्ट्रिक्ट को लखनऊ में कर दें तो जनता को सुविधा हो जाएगी, सस्ता और सुलभ न्याय मिलेगा। दूसरा चीज़ है, स्टेट
गवर्नमेंट टर्मिनल्स बना रही है, एजुकेशन टर्मिनल है, अभी एजुकेशन टर्मिनल का बिल आया, उसको 2 भागों में बांट दिया। तो हमारी मांग है कि उसको लखनऊ में स्थापित करिए। लखनऊ में लोगों को ज़्यादा आसान है, अगर आपने गाजियाबाद में को इलाहाबाद में कर दिया तो असुविधा होगी। तो उसके लिए भी आप सेंट्रली लोकेटेड यहाँ पे है, यहाँ पे ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी है, गवर्नमेंट का ऑफिस यहाँ पे है, सारी चीज़ें यहाँ है, तो आप इसकी व्यवस्था यहाँ करिए। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश प्रदेश की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम न्यूज़।